नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आज हम लोग भारतीय संविधान और उसकी विशेषता के विषय में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं, संविधान क्या है। संविधान वह लिखित पुस्तक है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा संपूर्ण देश का शासन चलाया जाता है। संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। क्लियर। अब है संविधान की विशेषता। संविधान की, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला विशेषता है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का संविधान जो है दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। परीक्षा में देता है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। और क्या है, लिखित। संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। भारत हुआ, अमेरिका हुआ, यहाँ सबका संविधान क्या है, लिखित संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो पहला क्या हुआ, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। सबसे लंबा मतलब क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो भारत का है। तो मूल संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें था 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। मूल संविधान जिस समय लागू हुआ था उसमें 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है, 12 भाग हो गया है। वर्तमान समय में कितना भाग है, 12 भाग, 25 अनुसूची और लगभग 475 अनुच्छेद हो गया है। कहने का मतलब क्या है, मूल संविधान में परीक्षा में देता है कितना था, 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। लेकिन वर्तमान समय में 12 भाग हो गया है, 12 अनुसूचित हुआ है, 25 भाग और लगभग 475 अनुच्छेद है। यह तो बढ़ते रहता है। क्लियर। फिर है विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से मतलब क्या हुआ, भारत का संविधान इस तरह से निर्माण किया गया, पूरा दुनिया के संविधान से जो भी अच्छा बात है उससे लेके क्या बनाया गया है, भारत का संविधान बनाया गया है। दुनिया के लगभग सभी देशों के संविधान में जो भी अच्छाई थी उसको ग्रहण कर भारत का संविधान बनाया गया है। तो क्या हुआ, विभिन्न स्रोतों से निर्मित। जैसे हो गया मूल अधिकार, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहने का मतलब हुआ विभिन्न स्रोतों से निर्मित है। तो परीक्षा में देता है भारतीय संविधान पे किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। तो 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। 1935 के अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है, 250 अनुच्छेद किससे लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो परीक्षा में देता है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है, तो भारतीय अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, 1935 के अधिनियम का पड़ा है, जिसमें क्या हुआ है, लगभग 250 अनुच्छेद किससे लिया गया है, इसी से लिया गया है। क्लियर। अब है नम्यता और
अनम्यता का मिश्रण। नम्यता मतलब क्या होता है? कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। एक संविधान होता है कठोर होता है और एक होता है लचीला। जिसको संविधान को संशोधन करने में सहूलियत हो, आसानी हो, उसे लचीला संविधान कहा जाता है, और जिसे संशोधित करने में बहुत कठिनाई होता है उसे कठोरता या अनम्यता कहा जाता है। भारत का संविधान जो है, क्या किया गया है भारत के संविधान को? नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, समन्वय है। तो जहाँ जरूरी है तो वहाँ है कि साधारण जरूरी है, तो वहाँ क्या है? सिर्फ केंद्र ही क्या कर सकता है? संविधान में संशोधन कर सकता है, राज्य का कोई जरूरी नहीं है। और जहाँ केंद्र और राज्य दोनों के लिए आवश्यक है, जो चीज़ केंद्र और राज्य दोनों के लिए आवश्यक है, तो उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य की भी सहमति आवश्यक है। तो कहने का मतलब है जिसमें है कि केंद्र सिर्फ है कि संशोधन कर दे तो वह लचीला हो गया, और जिसमें केंद्र के अतिरिक्त राज्य की भी आवश्यकता हो उसे अनम्यता कहा जाता है। क्लियर? तो भारतीय संविधान में क्या है? अनुच्छेद 368 में क्या किया गया है? संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन का वर्णन है। संविधान संशोधन का क्या हुआ? 368 में वर्णन किया गया है। अब है कि परीक्षा में देता है संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एक होता है एकात्मक और एक होता है संघीय। एकात्मक क्या हो? जहां सिर्फ केंद्र का चलता हो, जहां की पावर सिर्फ किसको हो? केंद्र को हो, उसको क्या कहा जाता है? एकात्मक कहा जाता है। और संघीय क्या हुआ? केंद्र के साथ साथ जहां क्या हो? राज्य का भी अस्तित्व हो। केंद्र तो हो ही, केंद्र के साथ साथ क्या हो? राज्य का भी अस्तित्व हो, उसे क्या कहा जाता है? संघीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत में क्या है? जैसे केंद्र है, केंद्र तो है ही, साथ साथ यहाँ का जितना भी राज्य है उसका भी वर्णन है। तो क्या हुआ? संघीय हुआ, मतलब जहाँ केंद्र का अस्तित्व है ही उसके साथ साथ राज्य का भी अस्तित्व है। तो साधारणतया क्या होता है? भारत में क्या है? संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। साधारणतः क्या है? केंद्र का अपना शासन है और राज्य का अपना शासन है। केंद्र का अपना सरकार है, राज्य का अपना सरकार है। साधारण परिस्थिति में क्या होता है? संघीय व्यवस्था। लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे क्या होता? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध के समय क्या होता? जब देश में आंतरिक विद्रोह हो, बाह्य विद्रोह, आंतरिक अशांति हो, तब उस समय क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है, अर्थात सभी जो है पावर कहाँ आ जाता है? केंद्र में आ जाता है। तो परीक्षा में देता है भारतीय संविधान क्या है? तो केसी हुयर ने क्या कहा है? अर्ध संघीय कहा है। अर्ध संघीय किसने कहा है? परीक्षा में देता है भारत संविधान का क्या विशेषता है? तो अर्ध संघीय है। भारत क्या है? संविधान अर्ध संघीय है। किसने कहा है? केसी हुयर ने कहा है कि भारतीय संविधान कैसा है? अर्ध संघीय है। फिर है सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसद, एक होता है अध्यक्षात्मक रूप और एक होता है संसदीय रूप। भारत में किसको अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका अध्यक्षात्मक सरकार का है, और भारत का क्या है? संसदीय रूप अपनाया गया है। संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अंग कौन सब हैं? लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति। भारत में कौन अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जहाँ की नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति हो और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री हो, उसे संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसद का 3 रूप होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिला के संसद बनता है। तो इसमें वास्तविक प्रधान कौन होता है? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। मतलब क्या है? जिसमें वास्तविक प्रधान कौन हो? प्रधानमंत्री, उसे संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। और जिसमें राष्ट्रपति होता है अमेरिका में, तो उसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहा जाता है। फिर है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत मतलब क्या हुआ? एक ही प्रकार का। जैसे क्या हुआ? सरकार तो वैसे क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र का अलग है, राज्य का अलग है, लेकिन न्यायपालिका में वैसा नहीं है, यह एकीकृत है, एक ही है। जैसे हुआ सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, फिर है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, फिर क्या हुआ? जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ये सब जो चलता है एकीकृत है, अलग अलग नहीं है। तो ये क्या हुआ? एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका क्या है? यहाँ का स्वतंत्र है। इसको न्यायपालिका को बहुत सारा सुविधा दिया गया, स्वतंत्रता दी गई है। तो क्या हुआ? एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान ने क्या दिया है? लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय संविधान द्वारा लोगों को मौलिक अधिकार, मूलभूत जो जीवन से संबंधित अधिकार होता है, उसे मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसे विधि अधिकार में डाल दिया गया है। क्लियर? मौलिक अधिकार क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। परीक्षा में देता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भाग 3 में है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा के इसे विधि अधिकार में बना दिया गया है। इसलिए अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। फिर है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार को तो पता है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार का वर्णन। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में क्या है? मौलिक अधिकार का वर्णन है। फिर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब हुआ राज्य के क्या कर्तव्य है, देश की जनता के प्रति राज्य का क्या कर्तव्य है, उसको क्या कहा जाता है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। हालांकि क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, लेकिन इससे क्या होता है? इसका जो कर्तव्य होता है राज्य का, मतलब सरकार का कर्तव्य होता है, यदि वह सही काम नहीं करेगा तो जनता क्या होगा? उसे फिर हटा सकता है गद्दी से। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये परीक्षा में देता है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर है मौलिक कर्तव्य। अब है अधिकार तो हो गया, अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। नागरिक का क्या कर्तव्य है। हालांकि मूल संविधान में क्या था, मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 परीक्षा में आता है। 42वां संविधान को क्या कहा जाता है, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारा चीज का क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना, तो ये था परीक्षा में देता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। पहले था सोवियत संघ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तभी वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में कितना है, 11 है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु को शिक्षा देना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मौलिक शिक्षा देना क्या है, माता पिता का मूल कर्तव्य है, जिसे 11वां मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। यह कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। फिर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब है कि यहाँ अमीर गरीब जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र कितना हो, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, कोई भी व्यक्ति क्या हो जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वह क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। वोट डाल सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले उम्र कितना था, 21 वर्ष था। पहले उम्र था वोट डालने का उम्र 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 1989 में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बना, 1988 में। लागू कब हुआ, 1989 में। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 1989 ईस्वी में 21 वर्ष से इसकी आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर। फिर है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या हुआ, भारतीय संविधान में क्या है, एक प्रकार के नागरिकता अर्थात केंद्र की नागरिकता का वर्णन है। क्या है, एक, यहाँ ये नहीं है कि कोई भारत का नागरिक है तो कोई बिहार का नागरिक होगा, या कोई राजस्थान का नागरिक हो, या कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता का वर्णन है, सिर्फ भारतीय नागरिकता। बहुत सारा देश है जिसमें क्या है, जैसे अमेरिका हुआ तो वहाँ का भी है, केंद्र का भी और राज्य का भी है, लेकिन भारत में क्या है, सिर्फ भारतीय नागरिकता। इसके अतिरिक्त क्या है, यहाँ स्वतंत्र निकाय का वर्णन किया गया। स्वतंत्र निकाय क्या हुआ, जैसे चुनाव आयोग, चुनाव आयोग